हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल शर्मा व्लॉग। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त राहुल शर्मा। और दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए केस स्टडी लेकर आया हूं इंडिया की सबसे पुरानी डिटर्जेंट कंपनी निरमा के बारे में। और आपको ये बताऊंगा कि निरमा कंपनी कैसे शुरू हुई थी। एक 24 साल के लड़के ने कैसे अपनी प्राइवेट जॉब से गवर्नमेंट जॉब तक का सफर तय किया और अपनी सरकारी नौकरी को छोड़ने के बाद कैसे उसने करोड़ों की कंपनी बनाई, जिस कंपनी का नाम है निरमा। और आप में से काफ़ी सारे लोग निरमा कंपनी को जानते होंगे और आपने इनका डिटर्जेंट डेफिनेटली यूज़ किया ही होगा, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे घर में भी इसका डिटर्जेंट पाउडर आया है। मुझे लगता है कि अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप निरमा कंपनी के बारे में ज़रूर जानते होंगे। और अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो का एंड तक देख लीजिएगा, आप निरमा कंपनी के बारे में पूरी हिस्ट्री भी जान जाएंगे। और साथ ही में आज की वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि निरमा कंपनी ने ऐसी कौन सी स्ट्रैटेजीज को फॉलो किया था जिसकी वजह से एक 24 साल के लड़के ने अपनी कंपनी को बुलंदियों तक पहुंचा दिया था। लेकिन आज की डेट में निरमा कंपनी की ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स की वजह से निरमा कंपनी इतनी ज़्यादा, यानी कि 1988 में जिस कंपनी ने 60% इंडिया का मार्केट एक्वायर कर लिया था और आज की डेट में 2015 तक वो 60% से 12% तक रह गया, तो मतलब इतना ज़्यादा डाउनफॉल क्यों आया निरमा कंपनी में, ये सारे रूट कॉज हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर केस स्टडी में। अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं या अगर आप इन फ्यूचर कोई बिजनेस करना चाहते हो तो ये केस स्टडी आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी सिखाने वाली है जो आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं और साथ ही में उन प्रॉब्लम से, उन मुश्किलों से बच सकते हैं जो आप अपने बिजनेस में करने के बाद हो सकता है आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आए। तो रिक्वेस्ट ये करूंगा इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो दोस्तों, इस केस स्टडी की शुरुआत होती है 1945 में, जब गुजरात में करसन भाई पटेल, जो कि निरमा कंपनी का ओनर है, उनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इनका जन्म एक साधारण परिवार में होता है और इनके पिताजी गुजरात के छोटे से किसान थे। जिस तरीके से एक नॉर्मल फैमिली होती है, जिस तरीके से हमारी एक मिडिल क्लास परिवार होता है, उसी तरीके से इनका भी परिवार था। और इनके पिताजी का भी ये सपना था कि इनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। बट करसन भाई पटेल का बचपन से ये सपना था कि वो एक प्रॉफिटेबल बिजनेस करें और गुजरातियों के मन में ये हमेशा से रहता है कि वो एक बिजनेस ही करें। पता नहीं क्यों, लेकिन गुजरात की हवा में ही बिजनेस है यार, धंधा ही करना चाहते हैं वो लोग। बट हुआ ये कि फाइनेंशियल कंडीशन इस परिवार की बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थी, जिसकी वजह से जो करसन भाई पटेल है वो अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाए। अपनी एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद इन्होंने केमिस्ट्री में बीएससी की पढ़ाई करी थी और पढ़ाई खत्म होने के बाद इनकी एक प्राइवेट जॉब लग गई लैब असिस्टेंट की। और प्राइवेट जॉब करने के कुछ साल बाद ही इनकी एक गवर्नमेंट जॉब लग गई जियोलॉजी एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में एज अ केमिस्ट। अब तक आपको लग रहा होगा कि करसन भाई पटेल जी की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, यहां तक तो सब कुछ अच्छा ही हो रहा था। बट उसके बाद एक ट्रेजेडी हुई। करसन भाई पटेल जी की जो बेटी थी, जिसका नाम था निरुपमा की एक कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई, जिसकी वजह से करसन भाई पटेल पूरी तरीके से टूट गए थे, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। हर पिता की तरह वो भी अपनी बेटी से इतना ज़्यादा प्यार करते थे कि वो चाहते थे कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर एक बड़ा नाम करे और पूरी दुनिया में उनको जाने। जब उनका एक्सीडेंट हुआ और करसन भाई पटेल पूरी तरीके से टूट गए, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि मेरी बेटी तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन मैं अपनी बेटी के नाम को इस पूरी दुनिया में अमर कर दूंगा। उसी के लिए करसन भाई पटेल अपनी जॉब से आने के बाद अपने घर के बैकयार्ड में अपने केमिकल्स के साथ कुछ ना कुछ करते रहते थे। और एक दिन उन्होंने अपने केमिकल्स के साथ कुछ ना कुछ मिलावट करते समय एक कंपाउंड तैयार किया, जिसका नाम है आज के डेट में आप लोग उसको निरमा के नाम से जानते हैं। और जब उन्होंने इस कंपाउंड को तैयार किया तो उन्होंने देखा कि इस कंपाउंड को हम एज अ डिटर्जेंट पाउडर यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, उन्होंने इस कंपाउंड को 1969 में निरमा के नाम से लॉन्च कर दिया। अब प्रोडक्ट तो बन गया, लॉन्च भी हो गया, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थी उनको सेलिंग में, यानी कि उनका प्रोडक्ट बिकता नहीं था मार्केट में। क्योंकि उस टाइम में, मैं बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, 1945 के टाइम की। वहाँ पर लोग डिटर्जेंट पाउडर यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि सबसे पहली बात कि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते थे। और उस टाइम में पूरे इंडियन मार्केट को एक्वायर कर रखा था हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक ही ब्रांड ने, एक ही प्रोडक्ट ने, जिसका नाम है सर्फ एक्सेल। उस टाइम पर डिटर्जेंट को यूज़ करना एक रिच होने का सिंबल था, क्योंकि उस टाइम में हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो सर्फ एक्सेल है वो 15 रुपये पर केजी आता था। और 1950s के टाइम में ये 15 रुपये बहुत ज़्यादा अमाउंट होता था मिडिल क्लास के लोगों के लिए। और यहीं पर करसन भाई पटेल को अपॉर्चुनिटी दिख गई कि मैं लोगों को इकोनॉमिकल प्राइस में डिटर्जेंट पाउडर प्रोवाइड करूंगा। और करसन भाई पटेल ने 3 रुपये पर केजी के हिसाब से अपना निरमा लॉन्च किया था मार्केट में। हालांकि शुरुआत में प्राइस कम होने के बाद भी निरमा नहीं बिक पा रहा था, क्योंकि जितने भी शॉपकीपर्स थे, जितने भी किराना दुकानों वाले थे, वहां पर करसन भाई पटेल ने इनको रखने की डिमांड करी और सबने रिफ्यूज कर दिया, सबने रखने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये एक पता नहीं क्या प्रोडक्ट है और हमारे यहाँ पर बिकेगा भी नहीं।
सो हम सिर्फ और सिर्फ सर्फ एक्सेल ही बेचेंगे। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद अपने निरमा को घर घर जाकर बेचेंगे। सो ऑफिस जाने से पहले वो कई घरों में जाकर अपने निरमा को बेचते थे और कुछ पैकेट्स को वो ऑफिस से आने के बाद बेचते थे, ऑफिस से आते समय बेचते थे। सो इस तरीके से उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी और धीरे धीरे जब लोग उनके बारे में जानने लग गए, लोगों को इकोनॉमिकल प्राइस में निरमा एक इफेक्टिव प्रोडक्ट मिलने लगा, तो लोगों ने उसको खरीदना शुरू कर दिया। तो करसन भाई पटेल ने निरमा को बना भी लिया और निरमा की सेल भी स्टार्ट हो गई। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर यह आ रही थी कि करसन भाई पटेल 100% अपना नहीं दे पा रहे थे, पूरा समय इस बिजनेस में नहीं दे पा रहे थे। इसकी वजह से उन्होंने 1972 में अपनी गवर्नमेंट जॉब छोड़ी और पूरा फोकस किया अपने बिजनेस पे ही। अब वो सिर्फ प्लानिंग कर रहे थे कि अपने बिजनेस को पूरे इंडिया में कैसे फैलाना है, जिसके लिए उन्होंने काफी सारे सेल्समैन को हायर किया और हर दुकानों पर अपने निरमा को रखवाना शुरू कर दिया। अब दोस्तों सेल भी बहुत ज्यादा आ रही थी, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आने लगी इस बिजनेस में कि जो दुकानदार थे उनको ये डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि ये कंपनी नहीं और ये डूब जाए। सो इसीलिए वो लोग कंपनी से क्रेडिट में निरमा को लेने लगे, यानी कि दुकान वाले कहते थे कि आप निरमा रख कर जाओ, जब ये बिकेंगे तब हम आपको पैसे देंगे। इसकी वजह से जो करसन भाई पटेल है उनको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, पैसे की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और इतने पैसे की कमी होने की वजह से वो बैंकरप्ट भी होने वाले थे। तभी करसन भाई पटेल ने एक बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी अपनाई, जो कि आपके लिए डेफिनेटली सुनना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने क्या करा, वो मार्केट को समझ चुके थे, वो दुकानदारों को भी समझ चुके थे और कंज्यूमर के बिहेवियर को भी समझ चुके थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन्होंने अर्जेंट बेसिस पे कंपनी की मीटिंग बुलाई और अपने सारे सेल्समैन को ये बोला कि जितना भी मार्केट में हमारा माल पड़ा है वो सारा माल वापस बुलवा लो। 90% माल उन्होंने मार्केट से वापस उठवा लिया और उस एक महीने के इंटरवल में उन्होंने एक टीवी कमर्शियल लॉन्च किया, जो कि आप लोग सब जानते हैं, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आया। ये एक ऐसा कमर्शियल था जो टीवी ऐड था, जो टीवी पे आने के बाद लोग और ज़्यादा उसके बारे में जानने लग गए और लोगों को ये क्यूरियोसिटी होने लगी कि अब अगर वॉशिंग पाउडर लेना है घर में तो वो निरमा ही लेना है। और इसके बाद हुआ ये कि लोगों ने जब दुकानों पे जाकर निरमा की डिमांड रखी तो निरमा स्टॉक आउट था, कई दुकानदारों के पास था ही नहीं। इसकी वजह से दुकानदारों ने निरमा कंपनी को कॉन्टिन्यूसली, भैया उधार पे तो क्या, वो एडवांस पेमेंट करके निरमा को उठाने लगे और निरमा की सेल 2 गुना नहीं, 3 गुना नहीं, 4 गुना तेजी से बढ़ गई। करसन भाई पटेल जी ने एक और स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी अपनाई थी, 100% मनी बैक गारंटी, यानी कि उन्होंने अपने सारे कस्टमर्स को ये चीज़ का आश्वासन दे दिया कि अगर आपको हमारे प्रोडक्ट सही ना लगे, आपको हमारे प्रोडक्ट इफेक्टिव ना लगे, तो आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी, तो आपको पूरा पैसा रिफंड हो जाएगा। जिसकी वजह से, हालांकि उनको अपने प्रोडक्ट में पता था कि कितना दम है, इसकी वजह से किसी भी तरीके से कोई भी प्रोडक्ट का रिफंड नहीं करना पड़ा, बट ये मनी बैक गारंटी देने की वजह से लोग भी 100% श्योर हो गए कि ये प्रोडक्ट एक अच्छा प्रोडक्ट है। साथ ही में दोस्तों, ये एक ऐसी कंपनी है ना निरमा, जिसने हिंदुस्तान यूनिलीवर के सर्फ एक्सेल जो कि 15 रुपए का बिकता था, उसको भी घुटने टिकवा दिए थे और वो भी अपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर को भी अपने प्राइस जो है वो कम करने पड़ गए थे। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, 1988 आते तक इंडिया का 60% मार्केट निरमा कंपनी एक्वायर कर चुकी थी, तो प्रॉब्लम कहां पर आई जिसकी वजह से आज की डेट में निरमा कंपनी डाउनफॉल में गई है। सो उसके पीछे दोस्तों कुछ एक रीजंस थे, हम स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 इसको समझेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट था जीरो इनोवेशन। अब निरमा कंपनी ने एज इट इज अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके रखा हुआ है और समय के साथ चलते चलते कोई भी बदलाव नहीं किया। देखिए दोस्तों, कंज्यूमर का टेस्ट, कंज्यूमर का बिहेवियर समय के साथ में बदलाव होता रहता है, चेंज होता रहता है और कंपनी को उसी के हिसाब से मार्केटिंग को भी चेंज करना होता है। जिस टाइम पे कंपनी ने इस पे ज्यादा फोकस नहीं किया और इनोवेशन जीरो होने की वजह से कंपनी की सेल धीरे धीरे कम होती गई। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च। अब यहां पर निरमा कंपनी ने कुछ गलत नहीं किया था, क्योंकि कोई भी कंपनी होगी वो कुछ टाइम बिजनेस करने के बाद काफी सारे प्रोडक्ट्स को लेकर आएगी मार्केट में, और निरमा कंपनी भी अपने कुछ सोप्स को मार्केट में लॉन्च करा था उन्होंने, जैसे कि आपने वो ऐड भी सुना होगा, सौंदर्य साबुन निरमा। तुम हुस्न परी तुम जाने जहां, तुम सबसे हंसी तुम सबसे जवान। लेकिन वहां पर निरमा कंपनी की गलती ये थी कि उनका जो मेन प्रोडक्ट था, जो कि है निरमा, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा उस पर फोकस करना कम कर दिया और वो उनका मेन फोकस हो गया कुछ साबुन बनाने में, जिसकी वजह से उसकी क्वालिटी एज इट इज़ रही या क्वालिटी और डाउन होने की वजह से लोगों ने उसको खरीदना फिर से बंद कर दिया और लोगों के दिमाग में वो फिर से क्लिक करना, वो निरमा जो है वो क्लिक होना बंद हो गया, जिसकी वजह से उसकी सेल में इफेक्ट पड़ा। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी चेंज ऑफ कस्टमर्स परसेप्शन। अब देखिए दोस्तों, कंपनी ने जो मार्केटिंग की थी वो इस तरीके से की थी कि जो निरमा है वो बहुत ही ज़्यादा सस्ता प्रोडक्ट है, वो मिडिल क्लास लोगों के लिए, जिसकी वजह से दोस्तों ये जो 2010 के पहले का मार्केट था उसमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव थी, क्योंकि लोग उस टाइम इकोनॉमिकल प्रोडक्ट ही चाहते थे और वो किस तरीके का दिखता है इस पर बहुत ज़्यादा फोकस लोग नहीं करते थे। लेकिन 2000 के बाद, 2010 के बाद जो मार्केट आया है उसमें जो कस्टमर परसेप्शन है वो कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब लोगों को सिर्फ और सिर्फ सस्ता प्रोडक्ट नहीं चाहिए, लोगों
लोगों को चाहिए सस्ते के साथ साथ टिकाऊ, क्वालिटी वाइज, और जो पैकेजिंग हो, ब्रांडिंग हो, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तभी प्रोडक्ट बिकता है। लेकिन यहाँ पर निर्मा ने बहुत ज़्यादा काम नहीं करा, जिसकी वजह से डेफिनेटली उनकी सेल बहुत ज़्यादा डाउन में चली गई। इसके अलावा दोस्तों चौथा जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है वो ये है वीक मार्केटिंग। अब देखिए दोस्तों, जो निर्मा कंपनी है उसकी जो पुरानी मार्केटिंग थी वो आज भी आप लोगों को याद है। दूध सी सफ़ेदी निर्मा से आए, वॉशिंग पाउडर निर्मा, इस तरीके से वो जो एक सॉन्ग क्रिएट कर दिया था, सॉन्ग मार्केटिंग थी, वो एक ऐसी मार्केटिंग थी जो दिमाग में फीड हो जाए। बच्चा बच्चा उसको गुनगुना रहा था, तो लोगों को पता चला था निर्मा के बारे में बहुत ज़्यादा। और साबुन भी निर्मा कंपनी का इसलिए चला था क्योंकि उस पर भी उन्होंने गाना बना दिया था, सौंदर्य साबुन निर्मा, तो ये चला। लेकिन उसके बाद जिस तरीके की मार्केटिंग निर्मा कंपनी ने करी, वो मार्केटिंग डेफिनेटली आपको भी याद नहीं होगी और मुझे भी याद नहीं, क्योंकि खैर मैंने तो टीवी देखना काफ़ी कम कर दिया। बट अगर आप टीवी देखते हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि अब रिसेंटली निर्मा कंपनी ने कौन सी मार्केटिंग करी है। बट अजीब तरीके की मार्केटिंग और किसी भी तरीके की मेमोरेबल मार्केटिंग ना करने की वजह से भी डेफिनेटली निर्मा कंपनी की सेल डाउन में गई है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ कहूँगा कि जब एक 24 साल का लड़का अपनी ज़िंदगी में इतने बड़े बड़े रिस्क ले सकता है, सो आप लोग क्यों नहीं ले सकते हैं। देखिए, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को छोड़ा, और मिडिल क्लास फैमिली के लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत मायने रखती है। उस जॉब को छोड़ने के बाद जो वो करना चाहते थे उन्होंने वो किया और वो हासिल किया है। और आज की डेट में उन्होंने अपनी बेटी का नाम डेफिनेटली अमर ज़रूर किया है। निर्मा कंपनी आज कितनी प्रॉफिटेबल है ये चीज़ चलो छोड़ देते हैं हम, बट जो चीज़ वो करना चाहते थे, एक पिता जो करना चाहता था उसने वो किया, अपनी बेटी का नाम अमर ज़रूर किया है। और काफ़ी सारे घरों में निर्मा आज भी पसंद है लोगों की, बट इतना ज़्यादा नहीं। जो मार्केट है वो थोड़ा सा पहले से कम ज़रूर हुआ है। अगर निर्मा आज की डेट में भी अपनी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मार्केटिंग करता है, अपने प्रोडक्ट सेलिंग पे नई नई स्ट्रैटेजीज बनाता है, तो आज भी निर्मा बहुत ज़्यादा इंडिया मार्केट को एक्वायर कर सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। सो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये केस स्टडी सही लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।